जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जीवधारियों की उत्पत्ति, उनका विकास, क्रियाकलाप, उनकी रचना, वातावरण का उन पर प्रभाव तथा उनकी पारस्परिक क्रियाएं और यहाँ तक कि उसकी मृत्यु सभी जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषय हैं। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय अरस्तू को जाता है। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, खास तौर से जीव विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया। इस कारण अरस्तू को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जीवधारियों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी अर्थात बायो से लाइफ, लोगोस अर्थात स्टडी और डिस्कोर्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1801 में लैमार्क और ट्रिवेरिनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया। वनस्पति विज्ञान अर्थात बोटनी तथा प्राणी विज्ञान अर्थात जूलॉजी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। थियोफ्रेट्स नामक वनस्पति शास्त्री ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटरम में 500 किस्म के पौधों का वर्णन किया है। थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। अरस्तू ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। अरस्तू को जंतु विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। जीवधारुओं का वर्गीकरण। जीवधारुओं के वर्गीकरण को वैज्ञानिक आधार जॉन रे नामक वैज्ञानिक ने प्रदान किया, लेकिन जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस का है। लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरी क्लासेस प्लांटेरम या तथा फिलासोफिया बॉटनिका में जीवधारुओं के वर्गीकरण पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों अर्थात किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया। इससे जो वर्गीकरण की प्रणाली शुरू हुई, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसीलिए कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता अर्थात फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः R.H. व्हिटेकर द्वारा सन 1969 में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत अर्थात 5 किंगडम में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनेरा, पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांट, चौथा फंगी और पांचवा है एनिमल। मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए गए हैं। तंतुमय जीवाणु अर्थात फाइब्रियोसिस बैक्टीरिया भी इसी जगत के भाग हैं। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय एक्वाटिक यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच यूग्लिना नामक इसी जगत में है। यह 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वयं पोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। पादप अर्थात प्लांट, इस जगत में प्रायः वे सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पी एवं अपुष्पी बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक, इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एनीमेलिया, इस जगत के में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी अर्थात होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए गए हैं। इनको मेटाजोआ भी कहा जाता है। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि,
सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग हैं। जीवों के नामकरण की द्वीप नाम पद्धति। सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश नाम अर्थात जेनेटिक नेम, दूसरा शब्द स्पीशीज नेम कहलाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकृत का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सैपियंस है। लिन वास्तव में लिनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है, अर्थात यह है कि इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लिनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम दिया। कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम। मैन, होमो सैपियंस, मेढक, राना टिग्रिना, बिल्ली, फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता, कैनिस फैमिलियरीज, काऊ, बॉस इंडिकस, मक्खी अर्थात हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मैंगो मैग्निफेरा इंडिका, धान ओरिजा सटाइवा, वीट ट्रिटिकम एस्टिवम, मटर प्यूकम स्टिवम, चना साइजर एरिस्टिनम, सरसों ब्रेसिया कंपेस्ट्रिस। कोशिका एवं कोशिका संरचना। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग। यह एक विशिष्ट पारगम्य कला अर्थात डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन से घिरी हो रहती है तथा इसमें प्रायः स्वजन सेल्फ रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित होता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका की खोज 1665 में एक ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने की। उन्होंने अपनी बनाए सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप में कॉर्क की एक पतली काट अर्थात सेक्शन में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कोठरियां देखी। इन कोठरियों को उन्होंने कोसा नाम दिया। यह कोसा शब्द एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष अर्थात लिटिल रूम। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित हुआ। लीवन हॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं के अंदर के संगठन का अध्ययन किया। 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें हुई। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में न्यूक्लियस की खोज की। डुजार्डियन ने जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्मा की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्धतरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दिया। 1838 में एक वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1839 में प्रसिद्ध जंतु विज्ञान शास्त्री स्वान ने बताया कि जंतुओं का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मैक्स शुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इस कथन को प्रोटोप्लाज्म मत अर्थात प्रोटोप्लाज्म थ्योरी कहा जाता है। 1884 में स्ट्रासबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है। कैमिलो गॉल्जी ने 1898 में गैल्जी उपकरण या गॉल्जी कॉय की खोज की। केंद्रक के भीतर के संघनित भाग केंद्रिका की खोज 1774 में
फेलिक्स फोंटाना ने की। 1880 में फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन का पता लगाया और कोशिका विभाजन के बारे में बताया। 1888 में वाल्डेयर ने गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का नामकरण किया। 1883 में स्चिम्पर ने क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया। 1892 में बिजमैन ने सोमैटोप्लाज्मा एवं जर्मप्लाज्म के बीच अंतर स्पष्ट किया। जेई पैलेड ने 1955 में राइबोसोम नाम की खोज की। सेडी डवे ने 1955 में लाइबोसोम की खोज की। टी बोबरी ने 1888 में तारककाय अर्थात सेंट्रोसम का नामकरण किया। रिचर्ड अल्टमैन ने सर्वप्रथम 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। बेंडा ने 1897-98 में माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। कोशिका की आकृति एवं आमाप। सजीवों में पाए जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं आमाप में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका हो सकती है जिसमें सभी जैव प्रक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। कुछ अन्य जीव में अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न प्रकार संपादित करती हैं। अमीबा, पैरामीशियम तथा जीवाणु जैसे जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, इसलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव अर्थात यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरी ओर वे जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव के शरीर में लाखों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। बहुकोशिकीय पौधों तथा जंतुओं में कोशिकाएं विभिन्न आकृति की होती हैं। कोशिकाएं अधिकतर गोलाकार होती हैं, परंतु उनकी आकृति में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ये कोशिकाएं घनाकार या स्तंभाकार हो सकती हैं। कुछ जंतु कोशिकाएं लंबी तथा शाखान्वित होती हैं। अधिकतर कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती हैं, जो सामान्यतः किसी युक्ति के बिना आँखों द्वारा दिखाई नहीं देती। कुछ सेंटीमीटर लंबी कोशिकाओं को भी केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। सूक्ष्मतम कोशिकाओं का आकार 0.1 माइक्रोन होता है, जो माइकोप्लाज्मा जीवाणु में पाई जाती है। जंतुओं की पेशी कोशिका तथा जूट एवं सन जैसे पौधों के रेशे की कोशिकाएं कुछ सेंटीमीटर लंबी होती हैं। अंडे के केंद्र में पाया जाने वाला पीला पदार्थ, जिसे यॉक कहते हैं, भी एक कोशिका है। यह उबले अंडे में स्पष्ट दिखाई देती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का माप 170 mm होता है, जो सर्वाधिक बड़ी कोशिका का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे बिना किसी युक्ति की सहायता से देखा जा सकता है। कोशिका सिद्धांत। 1838 में जर्मन वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान शास्त्री एमजे स्लाइडेन तथा 1839 में जर्मन के ही जंतु विज्ञान शास्त्री थियोडर स्वान ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव बनता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है, उनमें केंद्रक मुख्यतः कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। पारंपरिक अर्थों में कोशिका सिद्धांत एक सिद्धांत नहीं है, वरन एक तथ्य है। विषाणु अर्थात वायरस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, क्योंकि इसमें कोशिका नहीं होती एवं सर्वथा संक्रामक परजीवी के रूप में होते हैं, जबकि विलगित अवस्था में निर्जीव होते हैं। विषाणु ऐसे प्रारंभिक सूक्ष्म जीव हैं जो कि कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच सके। वायरस इज द प्राइमिटिव ऑर्गेनिज्म दैट हैव नॉट रीच्ड अ सेल्युलर स्टेट। कोशिका के प्रकार। रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। ये हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रकार की कोशिकाएं प्रारंभिक कोशिकाएं अर्थात प्रिमिटिव सेल कहलाती हैं। यह
सरल रचना वाली कोशिका होती है। इस प्रकार की कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक अर्थात ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है। जीवाणु कोशिका अर्थात बैक्टीरियल सेल में इस प्रकार की कोशिकाओं का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका आकार प्रायः मध्य होता है। इनमें पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल में इनके द्वारा निर्मित गुणसूत्र, कोशिका द्रव्य, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के विशेष क्षेत्र में होते हैं। इस विशेष क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रिका झिल्ली की अनुपस्थिति के कारण केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, प्रोटीन आदि कोशिका द्रव्य के संपर्क में रहते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम कण उपस्थित होते हैं, परंतु अन्य कोशिकांगों का अभाव रहता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित थैलीनुमा संरचना में मौजूद होता है। यूकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल को छोड़कर अर्थात वायरस, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर समस्त पौधों तथा जंतु में पाई जाती हैं। यह रचनात्मक आधार पर पूर्ण विकसित कोशिका होती है। इनका आकार बड़ा होता है। इस प्रकार की कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है जो चारों ओर से दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इनमें गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक ये प्रिमिटिव कोशिकाएं हैं, ये सुविकसित कोशिकाएं हैं। ये प्रारंभी अविकसित केंद्रक होता है। इनमें प्रारंभी अविकसित अर्थात इंसिपिशिएंट केंद्रक होता है। इनमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इनमें केंद्रक कला अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। इसमें अनुपस्थित होता है, उसमें अनुपस्थित हो उस इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक जैसे गोल्जी तंत्र अर्थात गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि नहीं होते हैं। इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अर्थात गोल्जी तंत्र, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात माइटोसिस नहीं होता है। इनमें समसूत्री कोशिक विभाजन होता है। इनमें श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली में होता है। इनमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र आंतरिक झिल्लियों में होता है तथा हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषी तंत्र हरित लवक में होता है। इनमें राइबोसोम 7S प्रकार का होता है। इनमें राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इनमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल पतली होती है। इनमें कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल मोटी होती है। इनके कशाभिका अर्थात फ्लैजेला में सूक्ष्म जंतु होते हैं तथा 9+2 व्यवस्था नहीं होती है। इनके फ्लैजेला में सूक्ष्म नलिकाएं अर्थात माइक्रोट्यूबुलस की 9+2 व्यवस्था होती है। इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट नहीं होती है। इसमें कोशिका द्रव्य गति स्पष्ट होती है। इनमें रिक्तिका अनुपस्थित होती है। इनमें रिक्तिका उपस्थित होती है। इनमें लैंगिक जनन नहीं होता। इनमें लैंगिक जनन होता है। इनमें कोशिका विभाजन विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इनमें केवल एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। कोशिका संरचना।
कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग अर्थात सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है जो जीवन संबंधी सभी कार्य करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग अर्थात सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस। जंतु कोशिका, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, चिकनी ईआर और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक, लाइसोसोम, कोशिका झिल्ली। पादप कोशिका, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका, लाइसोसोम, खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, हरित लवक, केंद्रक, गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम तथा कोशिका द्रव्य और हरित लवक। कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म एवं न्यूक्लियस को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन, प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल होती है क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर तथा बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। अतः इनको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली अर्थात सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखलाई पड़ती है। इसमें बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच में 1 परत लिपिड का रहता है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। साथ ही साथ यह कोशिका को यांत्रिक सहारा अर्थात मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि निर्माण में सहायक होती है। कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटी और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती हैं। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पारगम्य अर्थात परमिएबल होती है। सेल्यूलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्थूलन अर्थात थिकनिंग्स मौजूद होते हैं तथा एक सेमी परमिएबल तथा यह अर्धपारगम अर्थात सेमी परमिएबल नहीं होती है। यह पादप कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। यह पादप कोशिका को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिका को सूखने से बचाती है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण एवं जल तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा होते हैं। जो निर्जीव पदार्थ अनेक रचनाएं उपस्थित होती हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। यूकारियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। कोशिका द्रव्य में निम्नलिखित कोशिकांग पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करती हैं। अंतः प्रद्रवी जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नालिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है और कोशिकाओं में समानांतर नलिकाओं के रूप में फैली रहती है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका ER दो प्रकार की होती हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। इस प्रकार की अंतः प्रद्रवी जालिका की झिल्ली चिकनी होती है। इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात RER। इस प्रकार की अंतःप्रद्रवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका अंतःकोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका RER प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती हैं। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती हैं। इसके कारण ही कोशिका का सतही क्षेत्र अर्थात सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। राइबोसोम इसकी खोज पैलेट ने 1955 में की। ये ऐसे कण होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छों में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छों में मिलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहलाते हैं। ये रचनाएं प्रोटीन तथा RNA की बनी होती हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। गोल्जी उपकरण या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की थी। साधारण सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह मुड़ी हुई छड़ या गुच्छों के समान प्रतीत होती है। पादप कोशिकाओं में यह कोशिका द्रव्य में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बनाकर बिखरे रहते हैं जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समानांतर नलिकाएं या चपटी कुंडलाओं या सिस्टनी की समूह की तरह होती हैं। कुंडिकाओं के सिरे पर छोटी छोटी पुटिकाएं अर्थात वेसिकल्स स्थित होती हैं। इनके अतिरिक्त नीचे की तरफ मुड़ी बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं अर्थात वैक्यूल्स पाई जाती हैं। गोल्जी काय की झिल्लियों का संपर्क ER की झिल्लियों से रहता है। गोल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की RBC जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में नहीं पाए जाते। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अर्थात सिक्रेटरी अंगक है। यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट अर्थात सेल प्लेट बनाने में सहायता करता है। लाइसोसोम, इसकी खोज क्रिश्चियन डी डवे ने 1958 में की। यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुटिकाओं अर्थात वेसिकल्स के रूप में पाए जाते हैं। इनके चारों तरफ एक पतली झिल्ली होती है। इसका आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं एवं इसमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अंततः इसे आत्महत्या की थैली अर्थात सुसाइड बैग भी कहा जाता है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करती है। यह अंतः कोशिकीय पदार्थों
तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यह जीवाणु एवं विषाणु में जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 में की थी। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। अल्टमैन ने इसे बायोप्लास्ट तथा वेल्डा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। इसका आकार और आकृति परिवर्तनशील होता है। यह कोशिका द्रव्य में कणों अर्थात कॉन्ड्रियोमिट्स, फिलामेंट और कॉन्ड्रियोकॉन्स और कॉन्ड्रियोफेरस के रूप में बिखरा रहता है, अर्थात कणों, सूत्रों, छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली एवं एक अंतः झिल्ली से चारों ओर घिरी रहती है तथा इनके बीच में एक तरल युक्त गुहा होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा अर्थात माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में अनेक प्रवर्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण या आइसोसोम या ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका का ऊर्जा गृह अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसे कोशिका का ऊर्जा गृह इसलिए कहते हैं कि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं, उनमें 34 ATP अर्थात 34 ATP क्रेब्स चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। प्लास्टिड, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्यतः अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होते हैं। इनके अलावा ये भिन्न भिन्न आकार जैसे तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार आदि भी हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अवर्णी लवक अर्थात ल्यूकोप्लास्ट। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं, जैसे जड़ एवं भूमिगत तनों में। यह स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने में उत्तरदायी होता है। दूसरा है वर्णी लवक अर्थात क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले एवं नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भागों जैसे पुष्प, फलाभित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट। पौधों के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकीय संरचना है क्योंकि इसी में मौजूद वर्णकों अर्थात क्लोरोफिल की संरचना की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस कारण क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक में पर्णहरित के अलावा कैरोटीन एवं ज़ैंथोफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण इनमें कैरोटीन का निर्माण होता है। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होता है। रसधानी अर्थात वैक्यूल। कोशिका की रसधानियाँ चारों ओर से एक अर्धपारगम्य में झिल्ली से घिरी होती हैं जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियाँ छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं। इन रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस अर्थात सेल सैप भरा रहता है जो कि मानव निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जल संतुलन का कार्य करती हैं। पादप कोशिकाओं में ये स्फीति अर्थात टर्जिडिटी तथा कठोरता प्रदान करती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। तारक काय अर्थात सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोवेरी ने 1888 में की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखती है। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है।
इसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती हैं जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियाँ अर्थात एस्ट्रल रेस दिखाई पड़ती हैं। तारक का जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में सिलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। यह कोशिका का प्रचलन अंगक अर्थात लोकोमोटरी ऑर्गेनिल है। ट्यूब्यूल्स ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव में पाई जाती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती हैं। यह सेंट्रियोल, सिलिया, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती हैं। केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा 1831 में की गई। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी केंद्रिका, एक बड़ी गोल एवं गाढ़ी संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इसके चारों ओर दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव्य भरा रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना होती है जिसे क्रोमैटिन जालिका अर्थात क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियस अम्ल अर्थात डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन के समय क्रोमैटिन जालिका के धागे अलग होकर कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे ही क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। अतः डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवांशिक इकाई अर्थात हेरिडिटरी यूनिट कहते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी, मेटाबॉलिक तथा रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। यह कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। यह कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती है अथवा नहीं पाई जाती, जबकि सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में यह बड़ी होती है। यह संख्या में एक या अनेक कई हजार होती हैं। केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस में आरएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम महीन, लंबे तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं: पेलिकल मैट्रिक्स, क्रोमैट्रिक्स, क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। पेलिकल इसमें गुणसूत्र का सबसे बाहरी भाग आवरण पेलिकल कहलाता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है।
और क्रोमैटिड्स मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में दो समानांतर कुंडलित धागों के समान रचना होती है, जिसे क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में दो या अधिक अत्यंत महीन कुंडलित धागे के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड में के क्रोमोनिमेटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमैटिड डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र के दोनों क्रोमैटिड एक स्थान पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। सेंट्रोमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करता है तथा कोशिका विभाजन के समय तर्कसूत्र अर्थात स्पिंडल फाइबर से गुणसूत्र को संलग्न करता है। सेंट्रोमीटर की उपस्थिति के कारण ही गुणसूत्र दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्रत्येक भाग आम कहलाता है। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन अर्थात कॉन्स्ट्रिक्शंस होती है, जिसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों की बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी दिखाई मिलता है, जिसे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलोमियर कहलाता है। प्रत्येक जीव की कोशिकाओं में केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र, ड्रोसोफिला की कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र, मक्का के पौधों की कोशिकाओं में 20, टमाटर के पौधों की कोशिकाओं में 24, आलू के पौधों की कोशिकाओं में 48 गुणसूत्र हैं। ये गुणसूत्र सदा जोड़े में रहते हैं। क्रोमोसोम की संरचना टेलोमियर, पेलिकल, द्वितीयक संकुचन, क्रोमोनिमाटा, प्राथमिक संकुचन, द्वितीयक संकुचन, सेंट्रोमियर। एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं। इस कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र अर्थात होमोलॉजियस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित अर्थात डाइप्लॉइड कहलाते हैं। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह अगुणित हैप्लॉइड कहलाते हैं। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पौधों में पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, बल्कि कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी होती है। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे फंगी, बैक्टीरिया आदि अन्य सभी में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु में पर्णहरित नहीं पाया जाता। पादप कोशिका में क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट ताराकार सेंट्रोसोम रचना होती है, जो कोशिका विभाजन में सहायक होती है। पादप कोशिका में प्रायः लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में वॉल्यूकोल्स या रिक्तिका होती है, जंतु में नहीं होती है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र सेंट्रियोल्स नहीं होते, इसमें तारक सेंट्रियोल्स होते हैं।